मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ा स्वागत आप सबको। आज आपने समय निकाला है यहाँ आने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप बैठ सकते हैं। देखिए, ये जो धरती है आपकी, हमारे लिए एक पवित्र धरती है। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया। और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहाँ चंपारण इलाके के किसान थे। तो मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। आप सोचिए, उतने साल पहले, दशकों पहले, जब ना मोबाइल फोन होता था, ना टीवी होता था, यहाँ के रास्ते भी पक्के नहीं थे, उस समय आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया। एक समस्या थी यहाँ, उन्होंने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने जब देखा कि कैसी समस्या है, किस तरह से यहाँ के किसान इतने महान बड़े साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए और इस देश में उन्होंने सत्याग्रह यहीं से शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई हमारी आजादी की लड़ाई की। वो थे आपके पूर्वज, वह है ये धरती जिसे पूरा देश नमन करती है। लेकिन आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हो। ये वही धरती है जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि बड़े बड़े आईएएस के अफसर, बड़े बड़े आईपीएस, आईएफएस यहां से आते थे। ये वही धरती है जहां बड़े बड़े कारखाने लगवाए गए थे, उनकी स्थापना हुई थी, बड़े बड़े पुल बने थे बिहार में एक जमाने में। आज ये हालत है कि 3 साल में 27 पुल गिरे हैं। यहाँ का विकास तेजी से हो रहा था, यहाँ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे, और आज आपकी परिस्थिति ये है कि आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। आज परिस्थिति ये है कि यहाँ की आधी आबादी पलायन करके बाहर अलग अलग प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने जाती है। आप सब यहाँ नौजवान खड़े हो, बताओ, 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, आपको रोजगार मिला है? हाथ ऊपर करो, किस किस को रोजगार मिला है? पलायन करके जाना पड़ता है रोजगार लेने के लिए। और पलायन का मतलब क्या है, किसी ने पूछा? ये बड़े बड़े नेता, मोदी जी जो आते हैं, अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे, आपको बड़े लंबे भाषण देते हैं। आपसे पूछा कि आप कैसे गुजारा कर रहे हो? आपसे पूछा कि जब आप पलायन करके जाते हो, अपने परिवारों को यहाँ छोड़ के जाते हो, अपने बच्चों को नहीं देख पाते, अपनी बीवियां को छोड़ के जाते हो, दूर किसी शहर में जाकर कहीं एक कमरा ढूंढते हो जिसमें 8-10 और लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, और जहां पे भी नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, चाहे कुछ भी वेतन हो, चाहे कैसा भी हो,
कर लेते हो, क्योंकि कमाना है, घर कुछ पैसा भेजना है। क्या क्या सहते हो शहरों में, अपमान किया जाता है तो वो भी पी जाते हो, वो भी सह लेते हो। संघर्ष करने की आदत हो गई है, अपमान सहने की आदत हो गई है कि नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कोई अपना नहीं होता, अपने तो सारे यहां होते हैं। और फिर भी तरह तरह संघर्ष करके, चाहे शिक्षित हो, चाहे कितनी भी डिग्री हाथ में है, फिर भी कोई मजदूरी का रोजगार कर रहा है, कोई माली बन गया है, कहीं कोई छोटा मोटा जो जॉब मिल रहा है वो कर रहा है। ये परिस्थिति है आज। यहां पर बिहार में खेती किसानी से कमाई नहीं हो पाती। एक जमाने में खेती किसानी से कमाई हो जाती थी, बाहर जाना नहीं पड़ता था, रोजगार मिल जाता था। आप रोजगार बना भी लेते थे, खेत पे मजदूरी मिल जाती थी, जिसका खेत था वो कमा लेता था। आज परिस्थिति ये है कि खेती किसानी के सारे सामान महंगे हो चुके हैं, और ट्रैक्टरों पे टैक्स, तेल महंगा है, खाद नहीं मिलती, खाद का वितरण सही समय पे नहीं होता, जो सहायता आपको सरकार से मिलनी चाहिए उपज का सही दाम नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो खेती किसानी से कमाई नहीं होती। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगे रहते थे। यहाँ भी मैंने सुना एक जमाने में चीनी का मिल होता था, यहाँ गन्ना की खेती होती थी, यहीं पे बिक जाता था। आज आपको यूपी जाकर बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के उद्योग ठप हो गए हैं और नए उद्योग किसी ने लगाए नहीं। और जो बड़े बड़े उद्योग थे, जो सरकारी उद्योग थे, जो सरकारी कारखाने थे, वो लगभग सारे मोदी जी ने अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए हैं। सब बड़े सेठों के हाथ में सौंप दिया है। देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश के बड़े बड़े कारखाने, आप नाम लीजिए, या अडानी को दे दिए हैं या अंबानी को दे दिए हैं। जो देश की संपत्ति थी, जो आपकी थी, आज आपकी नहीं रही। एक जमाना था, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो बताएंगे, आप बताएंगे कि एक जमाने में सरकारी नौकरी के लिए सब तड़पते थे। है कि नहीं सही बात? है ना चाचा जी, बताइए, है कि नहीं सही बात? सब तड़पते थे कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, पेंशन मिल जाएगा, सुरक्षित रहेंगे आजीवन, घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटी की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, आसानी से वो काम हो जाएंगे। आज लगभग सारे कारखाने, बड़े सरकारी उद्योग निजी बन गए हैं। निजीकरण से ना उनमें आरक्षण होता है और ना आपको ठीक ढंग के रोजगार मिलते हैं। ऊपर से जो पुराना पेंशन था उसको इन्होंने बदल डाला, तो अब जो पुराने पेंशन से जो सुविधा मिलती थी, जो सुरक्षा मिलती थी, वो भी चली गई। आज किसी भी सरकारी अधिकारी से, किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछो तो सबसे पहले कहेगा कि यही समस्या है कि हमें अपना पुराना पेंशन चाहिए। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। एक जमाने में आपको रोजगार खेती किसानी से मिलता था, आज नहीं मिलता। बड़े बड़े कारखानों से मिलता था, आज नहीं मिलता। चलो छोटे दुकानदारों को से या छोटी व्यापार करने से मिल जाता था, कमाई हो जाती थी। आज परिस्थिति यह है कि छोटे दुकानदार, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो अपना छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं, वो भी कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं उन्होंने उनकी भी कमर तोड़ ली है। तो बचा क्या है आज देश में, बिहार में बचा क्या है? इन्होंने छोड़ा क्या? जहां देखो भ्रष्टाचार है, जितने भी ठेके हैं उनमें कोई ना कोई पैसे खा रहा है। आप छोटे से छोटे काम के लिए जाओ, कुछ अपना कार्ड बनाने के लिए जाओ, पहचान पत्र बनाने के लिए जाओ, आपको घूस देनी पड़ती है। मेरी बहनों, आप जानती हो
अच्छी तरह जानती हो कि आपकी क्या स्थिति है। आप अगर दुकान जाती हैं आधी चीजें खरीद नहीं पाती। त्योहार आता है, छठ का त्योहार था, दिवाली थी, घबराहट होती है, खुशी से कोई नहीं मना रहा है। अब घबराहट होती है कि मेहमान आएंगे, मेहमान के लिए खाना बनाना पड़ेगा, घर को सजाना पड़ेगा, घर की मरम्मत करनी पड़ेगी, पुताई करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? पैसे नहीं बच रहे हैं। चाहे जितने भी लोग परिवार में काम कर रहे हैं, महिला भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं, फिर भी बचत नहीं हो रही है। बच्चों के लिए फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है। इलाज करने के लिए किसी न किसी तरह पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल ठीक से चल नहीं रहे हैं, निजी करना पड़ता है। निजी डॉक्टर के पास जाओगे, खूब फीस भरनी पड़ती है, पैसा खर्चना पड़ता है। बच्चा बड़ा हो गया है, उसके भविष्य के लिए आप कुछ तरक्की चाहते हो, और छोटा सा छोटा, जितना भी छोटा परिवार हो, जितना भी गरीब परिवार हो, जितने दूर दराज इलाके के गांव में आप गरीब से गरीब परिवार से पूछो, आज उस माता पिता कहेंगे हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारी तरह संघर्ष करें। क्यों बहन, ठीक बात है कि नहीं? आप चाहती हो कि आपकी बेटी, आपका बेटा थोड़ा आपसे आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं, जितने भी माँ बाप हैं सब चाहते हैं। तो जो भी तरीका हो, कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, बच्चों की फीस भर के, ट्यूशन करा के, उससे पेपर दिलवाते हैं नौकरी के लिए कि कहीं अच्छी जगह मिल जाएगी। फिर क्या होता है? और घोटाला, पेपर लीक हो जाता है। तो बच्चा बेचारा सालों पढ़ता है, ट्यूशन जाता है, माँ बाप संघर्ष करके उसकी फीस इकट्ठी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। वो बच्चा कहीं का नहीं रहता। उसने सारा संघर्ष किया, उसने सारे इम्तिहान दे दिए और इंतजार कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी संकट क्या होती है? मैं यूपी में काम करती थी, वहां के नौजवानों ने मुझे बताया, हम 27-28 साल के हो गए हैं दीदी, हमने पेपर 2-3 बार दे दिया, 2-3 बार लीक हो गया, लेकिन हम सोचते हैं चलो हमने पेपर दे दिया, एक ना एक दिन तो नियुक्ति हो जाएगी, तो फिर हम किसी और काम में लगते नहीं हैं, इंतजार करते हैं। और इंतजार करते 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 28 साल के हो गए हैं, 29 साल के हो गए हैं, ना शादी हो पा रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना नियुक्तियां हो रही हैं। तो हम कहीं के नहीं रहे, हमारी तो जवानी ही बर्बाद हो गई है। ये स्थिति है यूपी में भी, बिहार में भी। तो जहां जहां देख रहे हो वहां अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। मेरी बहनें सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, जिसका छोटा मोटा जॉब है वो जॉब भी कर लेती हैं। लेकिन घर आके बहनें, आप घर आके लेटती तो नहीं हो, सो जाती नहीं हो। आप घर आती हो, आप देखते हो कि सबने खाना खाया है, माँ बाप है घर में, अगर पिताजी के, अगर आपके पति के माँ बाप हैं घर में, ससुर है, तो आप वो भी देखोगे कि उन्होंने अच्छी तरह से खाना खाया, कि सब ठीक ठाक है, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो देखभाल भी आप करेंगी। बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चों की परवरिश भी आप करोगी। तो आप तो आखिर में सोओगी, सबने खाना खा लिया तभी खाना खाओगी। ये है आपका संघर्ष। किसी ने पूछा है आपको? कोई संघर्ष समझा है आपका? चुनाव आ रहा है तो समझने लग गए। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के एक हफ्ते पहले आपको 10,000 रुपए भेज रहे हैं। 20 सालों से भेजे आपको? भेजे? 20 सालों से रोजगार की बात की, आपकी बच्चियों को पढ़ाने की बात की, उनकी सुरक्षा की बात की, कि आज इतना अपराध हो रहा है बिहार में, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, कि बाहर जाने से डर लगता है। ये बात की किसी ने आपसे? बातें छोड़िए, कभी आपके घर आए? ये बड़े प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी कभी गांव में आए हैं?
कभी आपसे पूछा है कि गुजारा कैसे कर रही हो? मंच पे खड़े होके कहते हैं बताओ कितने करोड़ रुपए दूं मैं बिहार को। मैंने देखा उनका भाषण, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं, ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे 20 सालों से तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी, 20 सालों से कुछ नहीं किया। आज चुनाव आ रहा है, कह रहे हैं 50 करोड़ 75 करोड़ देंगे। आपकी परिस्थिति समझते भी हैं, यहां आप गुजारा कर कैसे रहे हैं? पूछा इन्होंने? आपकी सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। आप लोन लेते हो बच्चों को, जब बच्चों को की शादी कराने के लिए, बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, लोन लेना पड़ता है। ब्याज देते देते उम्र बीत जाएगी आपकी। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ लाखों करोड़ रुपए का ये लोन लेते हैं, इनके लोन माफ हो जाते हैं, आपके लोन माफ नहीं होते। और आपके लिए इतना भी आदर नहीं है, इतना भी सम्मान नहीं है कि आप बिहार की जनता हो। आप आज भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस देश का निर्माण कर रहे हो। जहां जहां हम लोग जाते हैं, किसी से पूछते हैं, कई मजदूर को देखते हैं, कोई काम कर रहा है खेती में, हम पूछते हैं कहां के हो भाई? बिहार का हूं। मैंने केरल में भी देखे हैं बिहार के मजदूर, मैंने कश्मीर में भी देखे हैं। पूछा है इतनी दूर आए हो भाई, कैसे गुजारा कर रहे हो? देश का निर्माण आज भी आप कर रहे हो और आपके लिए इतना सम्मान नहीं है कि 20 सालों के लिए सरकार चलाई है। आपसे पूछ तो लेते कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो। इतना भी सम्मान नहीं है आपका भी और आपके मुख्यमंत्री का भी। आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है। सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे? देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं हम? आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया आपको, हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली। 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो आपका सम्मान करती है, जो महिलाओं के लिए काम करती है, जो इनका इस्तेमाल नहीं करती अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए, जो आपको फुसलाने का, आपको झूठ बोलने का काम नहीं करती। एक ऐसी सरकार लाओ जिसे वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से हमारा देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ी शक्ति आपको वोट की मिली।
ये वही शक्ति है जिससे नेता कांपते हैं। मैं नेता हूं, मैं बता रही हूं आपको, मैं जानती हूं चुनाव का समय आता है, सब चौकन्ने हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं कि भैया चलो पब्लिक के सामने हाथ जोड़ो और पब्लिक से मांगो वोट। है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शक्ति पब्लिक के हाथों में है, शक्ति आपके हाथों में है। जानते हैं हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें निकाल देगी, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो एहसास है ना, ये जो भाजपा के नेता हैं, ये इनके मन में नहीं है ये एहसास, ये भूल गए हैं ये बात। क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय हमेशा आपका ध्यान भटकाने का काम किया है। मैं यूपी में फिरोजाबाद में एक महिला के घर गई, ऐसे ही मोहल्ले में मैं गई थी, महिला के घर चली गई। आप सुनो बहन, ये जरूरी बात है आपके लिए। उसके घर गई, वो कांच की चूड़ियों का काम करती थी, तो कांच की चूड़ियां पड़ी थी, बना रही थी, सेक रही थी उनको। मैंने पूछा ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे थे। तो मैंने कहा बहन पाठशाला नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, दिन में घर पे है? कहती है नहीं, यहाँ कोई पाठशाला नहीं है ठीक ढंग का। फिरोजाबाद के बाहर का गांव है, शहर की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, पाठशाला नहीं है। फिर मैंने पूछा पानी आता है? कहती है टूटी लगी थी यहाँ गली में, पानी नहीं आता। फिर मैंने पूछा बिजली? कहती है खंबा लगा था कुछ सालों पहले, बिजली नहीं आती, 1-2 घंटे आ जाती है, उसी में काम चला लेते हैं। मैंने पूछा कि भाई विधायक को फिर से जिताओगी? कौन सी पार्टी का है? कहा भाजपा का है। मैंने कहा फिर से जिताओगी? कहती है फिर से जिताऊंगी। मैंने पूछा क्यों? कहती है क्योंकि ये ना भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ये हमारे घर आए थे, हमारे साथ प्रार्थना की, हमारे साथ दुर्दुरिया किया और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि हम धर्म के नाम पर इनको वोट देंगे। समझ रहे हैं आप बात? काम पे नहीं, न पानी था, न बिजली था, न पाठशाला था, कुछ नहीं था। इतने सालों से उस विधायक ने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसको ये एहसास था कि चुनाव के समय में जाऊंगा, धर्म की बात करूंगा, जज्बातों की बात करूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा। तो क्या हुआ? उसकी आदत बिगड़ गई। छोटे से बच्चे की आदत बिगड़ जाती है माता जी, है कि नहीं? अगर बच्चे को टोको नहीं, उसको समझाओ नहीं, आदत बिगड़ जाती है। इसीलिए हम जो माँ हैं, हम बच्चों को टोकते हैं, कुछ गलत काम कर लिया डांटते हैं कि सीखे, कि दोबारा ना करे इसे। तो उसी तरह से एक समय में जनता टोकती थी, डांटती थी। मैंने खुद देखा है, अपने पिताजी के साथ देखा है। मैं कल सभा में बता रही थी, 10 साल की थी या 12 साल की थी, पिताजी के पीछे पीछे अमेठी में थी, गांव चली गई, ऐसे कस के डांटा उनको। एक महिला ने कस के डांटा कि तुम राजीव भैया तो हो हमारे, अच्छे लगते हो हमें, प्रधानमंत्री होगे, लेकिन हमारे यहाँ आपने बोला था नल लगाओगे, नल नहीं लगाया अभी तक, हम दोबारा वोट नहीं देंगे आपको। समझे आप? देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, गांव में गए, गांव की महिला ने डांट दिया, बेझिझक, डरी नहीं वो, जैसे आजकल सबको डरना पड़ता है, अपने अधिकार मांगते हो डरना पड़ता है, पुलिस पीटेगी, प्रशासन बंद कर देगा। वो जमाना नहीं था। यहाँ की हमारे देश की जो राजनीति है, उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली थी, उसमें जनता सर्वोपरि है। आज भाजपा का एक से एक नेता भूल चुका है। जो गांव में है वो लूट रहा है, धमका रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। जो शहर में है वही काम कर रहा है, माफिया बने बैठा है। और जो दिल्ली में है वो सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी शादियों में जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी आपके गांव ना आएंगे, कभी आपकी परिस्थिति, आपके हालात पूछेंगे
कभी नहीं। और आदत आपने बिगाड़ी है। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। आपके सामने आकर चुनाव के समय कहते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए आपको पकड़ा देंगे। बोल दीजिए इनको नहीं चाहिए इनका घूस, बोल दीजिए। और बहनें 10,000 लेने तो ले लो, रख लो, उसका कुछ अच्छा कर लो अपने परिवार के लिए, लेकिन ये समझ लो कि वोट इस धरती के लिए, ये हमारी माता है, इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसी गांव में गए हों तो बताइए। वहां मैं दूर दराज इलाकों में जाती हूं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में मैं गई, एक दूर गांव था, बैठी चारपाई थी, एक महिला निकली, बुजुर्ग महिला थी, और उसने मुझे क्या कहा, बेटी तुम्हारी दादी जी आई थी, मैंने खीर खिलाया था। इंदिरा जी उस समय इतनी दूर गई थी, गांव के अंदर गई थी, खीर खाई थी किसी के घर में। कभी मोदी जी का सुना है? अमित शाह जी का सुना है? एक फोटो देखी मैंने, किसी के घर खाना खा रहे थे, मैं देख रही थी, थालियां बड़ी चमक रही हैं। अपनी थाली लाके अपना खाना लाके बैठ के खा रहे हैं। क्यों? आपके घरों से नहीं खाएंगे? क्यों? ये है नेता, इनकी असलियत ये है इनकी असलियत कि कुछ काम न करते हुए इतना अहंकार इनका बढ़ गया है कि ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी देश की जो पब्लिक है उसको बेवकूफ बना के वोट चोरी कर करके ये बार बार सत्ता में आएंगे। और इनको सिर्फ एक चीज दिखती है, अपनी सत्ता, और कुछ नहीं दिखता। आपकी भलाई नहीं दिखती, आपका संघर्ष नहीं दिखता, आप खून पसीना बहा रहे हो खेतों में, ये नहीं दिखता। मेरी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं, ये नहीं दिखता। सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है, अच्छी तरह चमकना चाहिए, टीवी पे छाना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टरों पे आना चाहिए, और सबको ये बताएं कि हम कितने महान हैं, हमने इस देश को महान बनाया है। बस यही। तो देखिए, आपकी जो असलियत है ना, आपको जरूरत नहीं है कि कोई बड़े शहर से कोई नेता आए, चाहे वो कांग्रेस की मेरे जैसे हो, कि आपको बताए कि देखो ये तुम्हारी परिस्थिति है। मेरे से अच्छा आप जानते हो, बहनों आप जानते हो, भाइयों आप जानते हो किस तरह से जब आप सुबह उठते हो तो घबराहट होती है कि क्या पता आज कमा पाएंगे कि नहीं, बच्चे की फीस भर पाएंगे कि नहीं, किसी का इलाज कराना है कर पाएंगे कि नहीं। ये आप जानते हो, ये आप जानते हो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपना ध्यान मत भटकाओ। हमारी पुरानी परंपरा रही है हिंदू धर्म की। आपको याद है अर्जुन की कहानी? याद है महाभारत में किस तरह से जब अर्जुन ने वो तीर मारी तो उसको और कुछ नहीं दिखा, उनको सिर्फ मछली की आंख दिखी और कुछ नहीं दिखा, इधर उधर उनका ध्यान नहीं गया। आपकी मछली की आंख जो है ना, वो आपका भविष्य है, आपका विकास है।